हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द 9th पार्ट ऑफ चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इससे पिछले वाले पार्ट में हमने जो है यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में जो फर्स्ट पार्ट था वो हमने कंप्लीट करा दिया था। यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में जो पहला था वो था आपका कन्वर्ट वन डायमेंशन इनटू अनदर डायमेंशन। ठीक है ना, उसमें हमने फॉर्मूला लगाया था n1u1 इक्वल टू m2u2 n2u2। उससे जो है नेक्स्ट वाला जो हमने जो सेकंड यूज आता है डायमेंशनल एनालिसिस का वो है आपका चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला। चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला। तो भाई अगर आपके पास में कोई फॉर्मूला दे रखा है और आपको वो चेक करना है कि ये फॉर्मूला सही है या गलत है, उसके लिए आपको पहले डायमेंशंस याद होनी चाहिए या फिर डायमेंशंस आपको निकालनी आनी चाहिए। तो आज कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशंस दिखाएंगे जिनकी हेल्प से आप फॉर्मूला चेक कर सकते हो कि ये फॉर्मूला सही है या फिर गलत है। ठीक है ना। तो पहले से मैं रब कर देता हूँ, उसके बाद जो है हम आगे के डायमेंशंस को जो है थोड़ा सा स्टडी करेंगे। जैसे सबसे पहले अगर डायमेंशन बात करें, ये तो आपको पता है लेंथ, मास और टाइम, ये हमारी जो है बेसिक या फंडामेंटल है। लेंथ का L, मास का M और टाइम का T, ये तो आपकी डायमेंशन में आती हैं। ठीक है ना। उसके बाद में अगर आपका आ जाए एरिया, तो हमें पता है एरिया होता है लेंथ इनटू विड्थ, या आप कह सकते हो लंबाई इनटू चौड़ाई। ठीक है ना। तो लेंथ इनटू विड्थ, तो लेंथ भी हम L से नापते हैं और विड्थ भी L से ही मीटर में ही नापते हैं, यानी कि एक तो L इधर और एक L इसका ये। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा वो आपका बनेगा L स्क्वायर या L2। अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम में तीनों आ जाते हैं, लेंथ, ब्रेड्थ या विड्थ बोल दो, सॉरी विड्थ ही रहना, इनटू हाइट, और तीनों ही हमारी जो है लेंथ में ही मेजर होती है। एक और चीज, डायमेंशनल फॉर्मूला जो भी आप लिख रहे हो वो आपका जो है बिग ब्रैकेट में ही आएंगे। तो इसका हो जाएगा L। उसके अलावा वेलोसिटी, वेलोसिटी आपको पता है, वेलोसिटी की अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो वेलोसिटी कैसे मिलती है, मीटर पर सेकंड। ठीक है ना, ऐसा यूनिट से ही हम निकाल लेते हैं। तो जैसे ये आता है मीटर पर सेकंड, ऐसा यूनिट। मीटर हम मेजर करते हैं L में, और सेकंड को ऊपर पहुंचाओगे तो सेकंड की पावर -1 या फिर T पे पावर -1। तो डायमेंशन इसकी बनेगी LT -1। इसके अलावा एक्सेलरेशन, ठीक है, लेंथ हम स्मॉल l से, मास स्मॉल m से, टाइम t से, एरिया कैपिटल A से, वॉल्यूम v से, वेलोसिटी स्मॉल v से, एक्सेलरेशन स्मॉल a से। इस तरह से निकालते हैं। तो एक्सेलरेशन कैसे यूनिट होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर मीटर का L ऊपर गए सेकंड पे पावर -2 यानी T -2। डायमेंशन बनी LT -2। ठीक, LT -2। उसके बाद में आता है आपका फोर्स। अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। F बराबर ma, F बराबर mg। मास हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, m से। एक्सेलरेशन कैसे, एक्सेलरेशन अभी निकाला था LT -2, तो डायमेंशन बनेगी MLT -2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया फोर्स का। उसके बाद में फोर्स के बाद में अगर वर्क डन की बात करें, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
फोर्स का अभी हमने डायमेंशन लिखी mL_t-2। डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्टेंस कितना चला है वो जाएगा L, फॉर्मूला बनेगा mL2t-2। ठीक है, नोट करें जरा इसे। ऊपर से मैं थोड़ा सा इसे मिटा दे रहा हूँ। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपकी 11th के ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स में जो है पूछ ली जाएंगे। ठीक है, वर्क डन हमारे पास में। उसके बाद 10वां मान लीजिए डेंसिटी जो है हम वर्क डन W से रिप्रेजेंट करते हैं और डेंसिटी हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से या D से। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास की जो डायमेंशन होती है m, वॉल्यूम ऊपर गया, वॉल्यूम पे पावर -1 और वॉल्यूम के होता है L3, लेकिन क्योंकि ऊपर गए तो -3, तो डायमेंशन हो जाएगी mL-3। ये आपकी डेंसिटी की डायमेंशन। उसके अलावा वर्क डन हो गया, डेंसिटी हो गया। उसके बाद में आप डाल सकते हो टॉर्क। ठीक है, टॉर्क होता है हमारे पास में। वर्क डन और टॉर्क की एक ही डायमेंशन होती है वैसे तो। टॉर्क या वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल सकते हो इसे, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स की डायमेंशन अभी हमें पता है mL_t-2, डिस्टेंस की L, तो वही वर्क डन वाली ही डायमेंशन बनेगी mL/t-2। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारे पास में डायमेंशन आती है, वर्क डन हो गया मोमेंटम। आप इसे जो है मोमेंटम को P से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल p से। वो होता मास इनटू वेलोसिटी। अब मास की हमें पता है m, वेलोसिटी की डायमेंशन अभी लिखाई थी L_t-1, तो ये हो जाएगा आपका mL_t-1 मोमेंटम। उसके बाद में मोमेंटम के बाद एक आपका आता है पावर, इसे आप कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, पावर का जो क्या बोलते हैं, पावर या काइनेटिक एनर्जी है ना, पावर लिख दो या ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी, पावर या फिर ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी, जिसमें काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, ये सभी जो है ENERGY, ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी। जैसे हम काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी लगाते हैं, सभी की यही है, एक ही डायमेंशन आती है। जैसे जूल होती है ऐसा नहीं, लेकिन अगर फॉर्मूला लिखें तो ये होता है ½ mv² काइनेटिक एनर्जी का, या फिर पोटेंशियल एनर्जी का होता है mgh, या आप 9th में पढ़ के आए हो तो जरा देखो। m का हो जाएगा मास का m, वेलोसिटी का स्क्वायर, और वेलोसिटी होता है L_t-1 का स्क्वायर, तो फॉर्मूला आएगा m स्क्वायर, ये हो जाएगा L2t-1 यानी t-2। काइनेटिक एनर्जी mgh का निकालें तो mg या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है L_t-2, और हाइट आपको पता ही है L, तो ये भी वही बनेगा mL2t-2। तो सभी तरह की एनर्जी या पावर का जो है एक ही फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका mL2t-2। ठीक है, इसे पूरा रब कर रहा हूं मैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इम्पल्स। इम्पल्स हम जो है होता है आपका फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू स्मॉल टाइम। फोर्स का यानी कि F, टाइम का हो गया हमारे पास में टाइम टेकन जो भी है डेल्टा t मान लेते हैं वैसे तो F का तो होता है हमें पता है mL_t-2,
टाइम का होता है टी। अब यहाँ -2 है, यहाँ -1 है, यानी कि 1, यानी -2 यहाँ पे +1, तो 1 यहाँ से कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा mL/t-1। ये आपका हो गया इम्पल्स का फॉर्मूला। उसके अलावा कैपिटल जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसे हम बोलते हैं जी। अब अगर आपको जी का फॉर्मूला निकालना है, भाई कैपिटल जी का हम फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, F=G(m1m2/r²। तो अगर यहाँ से जी निकालना है तो ये जाएगा F(r²/m1m2)=g। तो अगर इसकी डायमेंशन निकालना है, देखो फोर्स की डायमेंशन हमें पता है, फोर्स की डायमेंशन होती है mL/t-2। r² यानी कि डिस्टेंस है, डिस्टेंस हम मेजर करते हैं l से, लेंथ, दोनों मास है m1 m2, यानी कि ये भी m है और ये भी m है, तो एक m से तो आप एक m काट सकते हो। तो g की जो डायमेंशन आएगी वो हो जाएगी m, ये ऊपर गई m -1, m-1 L3t-2। तो जो g की डायमेंशन आई वो आई m-1 L3t-2। ठीक है, ये आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इस तरह से निकाल सकते हो आप। उसके अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कई फॉर्मूले, लेकिन जो लगाते हैं मास इनटू डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर। तो मास का हमें पता है m, डिस्प्लेसमेंट L2, तो ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mL2। ये सारी आपकी जो है पूछ ली जाती है, तो आपको फॉर्मूले से या जैसे भी हो ये याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर इनका यूज नहीं है आप, सॉरी इनका अगर आपको डायमेंशन पता नहीं है, याद नहीं है, या निकालने का तरीका नहीं आता है, तो न तो आप डायमेंशनल एनालिसिस का सेकंड यूज कर पाओगे, ना ही थर्ड। न तो डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू जो आप चेक कर पाओगे कि फॉर्मूला सही है या गलत है, और ना यही निकाल पाओगे कि फॉर्मूला हम ड्राइव कैसे करें। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए समझा रहा हूँ धीमे धीमे, जो है आपके सारे जो इम्पोर्टेंट है वो तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका हो गया। उसके बाद में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है ई से रिप्रेजेंट होती है, कैपिटल ई से, और इसके होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब स्ट्रेस का फॉर्मूला है F/A, स्ट्रेन का फॉर्मूला है ΔL/L। अब अगर मैं इसका डायमेंशनल बनाऊं, फोर्स का हमें पता है mL/t-2, ए का हमें पता है एरिया L2, लेंथ है डेल्टा, चेंज इन लेंथ, डेल्टा मतलब चेंज इन लेंथ L, और ये भी आपका L, L से तो L कैंसिल, ये ऊपर गए, डायमेंशन बनी mL-1 t-2। कुछ नए टॉपिक जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इम्पल्स, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये आपको 11th में देखने को मिल रहा है, इससे पहले आपने पढ़े नहीं थे, लेकिन इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट यूजेस 11th में भी और इस चैप्टर में भी। तो ये आपका हो गया। उसके बाद में इसे ऊपर से रब करता हूँ। उसके बाद 2-3 और हैं, उन्हें और लिखते हैं। नेक्स्ट आपकी जो आती है वो है आपकी प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट होता है H, फॉर्मूला होता है E/μ या E फॉर एनर्जी,
अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी की हमने आपको बताई, जितनी भी हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सभी एक ही डायमेंशन आती है। और एनर्जी की डायमेंशन हमने आपको लिखा रखी थी mL2T-2। फ्रीक्वेंसी होती है T-1। तो ये भी ऊपर गए तो माइनस से प्लस के हो गए, बनी आपकी डायमेंशन mL2T-1। तो ये -1 था, ऊपर गया +1 हो गया, -2 आपका लिखा हुआ है, तो -2 + 1 यानी कि -1। ठीक है ना। और प्लांक कांस्टेंट हमारा हो गया। और कौन कौन सी रह गई? हाँ, एक और आपकी जो है इम्पोर्टेंट है वो है मोमेंटम हमने कराई थी। लीनियर मोमेंटम हो गई हमारे पास में, प्लांक कांस्टेंट हो गई। इसे जरा नोट करें। अभी जो है देखता हूँ कौन सी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नोट करें जरा इसे। ये लास्ट आपके 4 और इम्पोर्टेंट है, इन्हें और देख लें जरा। इसमें आता है सरफेस टेंशन, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ या डिस्टेंस जो भी है, LENGTH। तो फोर्स का होता है mL_T-2, लेंथ का हो गया L, ये हो गया M_T-2। सरफेस टेंशन को आप S से या T से डिनोट करते हैं। वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है आपका, ऐसा बोलते हैं dV/dt, यानी कि वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी की हमें पता है वेलोसिटी होती है LT-1 अपॉन टाइम का T। ये T ऊपर पहुंचा तो एक और माइनस हो गया LT-2। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये इंपॉर्टेंट है भाई। इसे रिप्रेजेंट करते हैं ईटा, यानी n बनाओगे आप पहले और n की पूंछ निकाल दोगे, इसे बोलते हैं ईटा। ठीक है ना। तो ईटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका F = 6 पाई ईटा RV। और अगर ईटा निकालना है तो ये आपका हो जाएगा F अपॉन 6 पाई RV। ये ईटा का फॉर्मूला है, F अपॉन 6 पाई RV। F मतलब फोर्स, mL_T-2, 6 और पाई कांस्टेंट वैल्यू, और कांस्टेंट वैल्यू का हमने बता रखा है कि कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो R रह गया, R का होता है L और V का होता है LT-1। तो ये L, एक L से एक L काट दीजिए, ये L ऊपर गया, बचा mL-1, ये भी ऊपर गए, प्लस के हो गए T-1, mL-1 T-1। प्रेशर, प्रेशर आपको पता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया नहीं F अपॉन A। F का आपको पता है mL_T-2, एरिया मतलब L2, ये ऊपर गए तो ये हो जाएगा mL-1 T-2। ये इतनी आपकी जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। शायद इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपको मिले अपने 11th के कोर्स में न्यूमेरिकल के लिए, और भी दे रखी हैं, पर आपके इतनों से जो है काम चल जाएगा। ठीक है ना। अब जरा देखते हैं, इसे मैं रब कर रहा हूँ। अब जरा क्वेश्चनों पे आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपके पास में आता है कि एक फॉर्मूला आपको दे दिया जाए और पूछा जाए कि इसकी जो हमने डायमेंशन लिखी है या जो फॉर्मूला हमने लिखा है वो सही है या गलत है। जैसे क्वेश्चन आता है, चेक द करेक्टनेस of the formula T = 2 पाई रूट में L/G। क्या ये फॉर्मूला सही है या गलत है, ये चेक करना है आप। तो आप लिखोगे राइट द डायमेंशन ऑन बोथ साइड, राइट द डायमेंशंस ऑन बोथ साइड। ये T फॉर टाइम है, आप T लिखोगे।
2 पाई वैल्यू है, इसका कोई डायमेंशन होता नहीं है। रूट का मतलब 2 पाई की कोई डायमेंशन होती नहीं है। रूट का मतलब पावर हो गई आपके पास में 1/2, अगर रूट लगा हुआ है तो पावर हो गई 1/2। एल आपको पता है लेंथ होती है। जी आपका ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हो जाएगा LT - 2, LT - 2, L से L कैंसिल, T - 2 ऊपर गई तो हो गई प्लस के, और पावर चल रही है 1/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी T = T, यानी कि फॉर्मूला जो हमारे पास में आया है वो क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लें, ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन देखें, जैसे क्वेश्चन है चेक द करेक्टनेस ऑफ H = 2t cos थीटा अपॉन r rho g। H हाइट है, T टेंशन है, सरफेस टेंशन, R रेडियस, रो डेंसिटी और G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चेक करना है ये फॉर्मूला सही है या गलत है। तो आप लिखोगे राइट द डायमेंशन ऑन बोथ साइड, राइट द डायमेंशंस ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ की आपने डायमेंशन लिखी। H का हो गया हाइट, H कैसे नापते हैं, मीटर में नापेंगे। L यहाँ 2 का कुछ होता नहीं है। T सरफेस टेंशन की हमने डायमेंशन आपको लिखाई थी, अपना पेज पलट के देखो। सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी mt - 2। cos थीटा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, नंबर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, उसके कोई डायमेंशन नहीं होती तो आप इसे यूं छोड़ दोगे। R लेंथ हो गई या रेडियस हो गई। L डेंसिटी की भी मैंने लिखा रखी थी, मास अपॉन वॉल्यूम, यानी ml - 3। G की डायमेंशन लिखा रखी थी LT - 2। तो आपको डायमेंशन पता होंगी, तभी आप जो है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। m से m कैंसिल, T - 2 से T - 2 कैंसिल, ये सब ऊपर गए। तो देखो यहाँ पे ऊपर तो ये था, और रुक जाओ थोड़ा सा, यहाँ ये कैंसिल हो गया, यहाँ मान लीजिए 1 है, L और L² और ये L पे पावर -3, तो 2 में से 3 गए तो बचा -1, ऊपर गए तो +1, L = L। इससे पता पड़ता है कि हमारी जो डायमेंशन है वो बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आप जो है सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन चेक कर सकते हो कि डायमेंशन सही है या गलत है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हमारा जो थर्ड टॉपिक है, ड्राइव द फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, उसे सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। गुड डे।